नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन मेवाड़ क्षेत्र में किस तरीके से चला था। ठीक है, इससे पहले अपन ने जनजातीय आंदोलन पढ़ लिया दो लेक्चर्स में। अब किसान आंदोलन आप शुरू करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में किस तरीके से किसान आंदोलन हुए। 3 आंदोलन हो रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र में। पहला है मातृकुंडिया वाला आंदोलन जो जाटों के नेतृत्व में हुआ था, तो जाट आंदोलन। बिजोलिया वाला धाकड़ समुदाय के नेतृत्व में हो रहा है, तो बिजोलिया वाला आंदोलन। एक बेगू आंदोलन भी हुआ था वहां पे पैरेलल। ठीक है, तो 3 आंदोलन आप नाम याद रख लेना। मेवाड़ क्षेत्र में 3 आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, मातृकुंडिया, बिजोलिया और बेगू। क्यों आंदोलन हो रहे हैं? क्योंकि जब आंदोलन वहां पर किसानों का जहां पर शोषण ज्यादा होगा ना, आंदोलन वहीं शुरू होंगे। ठीक है, शोषण करने वाला राजा नहीं होता है, शोषण करने वाले ज्यादातर कंडीशन में सामंत होते हैं। ठीक है, तो जिस सामंत के पास अगर ज्यादा जमीन है, तो मेवाड़ क्षेत्र की आप हालत देखोगे तो खालसा जो जमीन है, खालसा वो जमीन होती है जो सीधा राज्य के नियंत्रण में होती है, सीधा स्टेट कंट्रोल करता है। ठीक है, वहां की 100% उपज भी राज्य के पास जाती है। ठीक है, तो खालसा वाली जो भूमि है 17% ही है। तो पूरे मेवाड़ में अगर 100 बीघा जमीन है ना, तो 17 बीघा राज्य के पास है, बाकी 87 बीघा किसके पास है? 87 बीघा या 83 बीघा अपने 83 है ना, 83 बीघा अपने सामंतों के पास है। ठीक है, तो आप ये चीज देखोगे अपने इसमें कि सामंतों के पास ज्यादा जमीन है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो किसानों से अनावश्यक रूप से कर लेगा, अनावश्यक रूप से वसूली करेगा। ठीक है, तो उस पर कोई उस चीज का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी डायरेक्ट सामंतों पर कंट्रोल नहीं कर रही। किस पर कंट्रोल कर रही है? वो राजा पर कंट्रोल कर रही है। तो इस वजह से जो है ये सामंत अपनी तरफ से मनमर्जी कर रहे हैं, है ना। तो ये एक कारण हुआ, है ना। तो फिर अपन देखते हैं जाट आंदोलन होता है मातृकुंडिया में पहला अपना, है ना। तो ऐसा प्रश्न आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है कि भविष्य में क्या, पहले भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था जाट किसान आंदोलन। किस क्षेत्र को राजस्थान में किसान आंदोलनों की जननी कहा जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जाट आंदोलन मातृकुंडिया में आपने होता है 1880 में होता है। कब होता है? 1880 में। वेरी इंपॉर्टेंट तारीख है। और फतेह सिंह जी जब छोटे थे ना, अल्पवयस्क थे ना, उस समय आंदोलन होता है। ठीक है, तो फतेह सिंह जी अपने मेवाड़ के राजा थे, वो छोटे थे। इस वजह से क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काउंसिल की स्थापना करी। वो काउंसिल वहां के राजकार्य को देखती थी। ठीक है, तो काउंसिल अगर राजकार्य को देखेगी तो नई राजस्व व्यवस्थाएं बनाएगी। ठीक है, तो काउंसिल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपनी समझ के हिसाब से चीजें करेगी। तो जब नई व्यवस्थाएं आएगी, नई राजस्व व्यवस्थाएं आएगी, तो इनके विरुद्ध जो है ये जाट अपना आंदोलन कर देंगे। तो मातृकुंडिया में ये आंदोलन शुरू होता है, 1880 में आंदोलन होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में यही चीजें आपसे बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बिजोली आंदोलन देखते हैं। बिजोली आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलेगा, बहुत लंबा चल रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तारीख भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग 44 से 45 साल चले गए। ठीक है, तो 44-45 साल चलने वाला ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, है ना। तो ये 3 चरणों में अपने चलेगा। इससे पहले अपन थोड़ा सा बिजोले ठिकाने के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अब जब अपन ने सांगा की विजय अभियान पढ़े थे, तो उसमें क्योंकि सांगा अपने सिलेबस में, इसलिए मैंने बोला, तो उसमें जो है इनका सहयोग कौन करते हैं? अशोक परमार। अशोक परमार को बिजोलिया वाला क्षेत्र दे दिया जाता है। बिजोलिया जो है यहाँ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। इस वजह से अशोक परमार जो है राणा सांगा के पूरी तरह से वफादार हुआ करते थे, और वो जो है राणा सांगा के साथ सारे अभियानों में शामिल थे अशोक परमार। तो इस वजह से बिजोलिया वाले क्षेत्र पर अशोक परमार का उस समय अधिकार था। फिर इनके जो अशोक परमार के जो उत्तराधिकारी हुए, वो जो है परमार वंश जो है निरंतर निरंतर जो है आधुनिक काल तक जो है परमार वंश जो है वहां पर शासन किया करता था एक तरीके से, है ना। उनके अंडर में ये रहा करता था, वो सामंत थे वहां पे। ठीक है, तो कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह जो है वो अपने किसान आंदोलन के समय 2 सामंत हुआ करते थे। तो इन दोनों सामंतों को भी आप नाम रख लेना, ये दोनों भी परमारी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। अब इनका देखते हैं इस समय जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके कारण क्या क्या है। तो कारण, सबसे पहला कारण तो ये था कि 84 प्रकार के टैक्सेशन वहां पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अत्यधिक भू राजस्व लिया जा रहा है। भू राजस्व तो क्योंकि 84 प्रकार के टैक्स है, तो ज्यादातर उसका जो हिस्सा है वो भू राजस्व से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा भू राजस्व लिया जा रहा है। बेगार कराई जा रही है किसानों से। ठीक है, बेगार जानते ही हो आप, है ना। बेगार जो है वो बिना श्रम पारिश्रमिक दिए जो है किसी से काम करवाना एक तरीके से बेगार होता है। तो वो बेगार बहुत जो है बड़े लेवल पर करवाई जा रही है किसानों को सामंतों द्वारा। ठीक है, इसके बाद लाटा और कुंदा। लाटा और कुंदा जो है वो अंदाजे से वसूली को कहते हैं अपन, है ना। लाटा क्या होता है? अगर जमीन है, जमीन में कोई फसल खड़ी हुई है, तो फसल जो है, फसल खड़ी फसल या पकी हुई फसल से लेकर उसका जो भी बीज निकलता है अपना, है ना, फसल का जो भी प्रोडक्ट निकलता है, उत्पाद निकलता है, उस तक का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको अगर सरकार या सामंत अपनी निगरानी में करवाए तो वो लाटा, और उसके बाद अपना जो सामंत है वो अपना हिस्सा लेके चला जाए तो वो लाटा हो गया। और कुंता क्या होता है? कुंता बिल्कुल जो खड़ी फसल देखी
और उसके हिसाब से अंदाजा लगा लिया भाई इसमें से तो इतना बनेगा अपना, ठीक है। तो वो हो गया अपना कुंता। तो अंदाजे से वसूली होती थी दोनों में, ठीक है। तो अपन देखते हैं फिर उसके बाद जो है चौरी कर जो है कृष्ण सिंह द्वारा, कृष्ण सिंह एक सामंत हुआ करते थे, उन्होंने चौरी कर लगा दिया। चौरी कर कब लगाया जाता है? चौरी कर लगाया जाता है अपने लड़की के विवाह पर। तो बच्ची का विवाह होता है किसी किसान की, तो उसमें जो है चौरी कर देना पड़ता है 5 रुपए, ठीक है। तो फिर उसके बाद तलवार बंदाई कर लगा दिया 1906 में। तो 1906 में पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंदाई कर, कृष्ण सिंह जी चले जाते हैं तब तक तलवार बंदाई कर, नए सामंत बनते पृथ्वी सिंह जी। नए सामंत पृथ्वी सिंह बनेंगे तो जो है सामंत जो है ना, हमेशा कभी भी नया सामंत बनेगा तो राजा को कुछ ना कुछ भेंट उपहार भेजता है सामंत बनने के बाद। तो वो जो भेंट उपहार है वो डायरेक्ट अब सामंत नहीं भेज रहा, अब वो सीधा किसानों से ले रहा है वो मूल्य, जितना भेंट वो राजा को भेजेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं तलवार बंदाई। तो तलवार बंदाई टैक्स के रूप में सीधा किसानों से ले लिया जाता है 1906 में, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह जी ये काम करते हैं अपने बिजोले ठिकाने के, ठीक है। तो ये सब चीजें इसका मुख्य कारण था। उसके बाद अपन देखते हैं कि बिजोले आंदोलन किस तरीके से चलेगा। तो 3 चरणों में अपना ये आंदोलन चलेगा। पहला जो चरण होगा वो 1897 से 1914 तक जो है ये चरण चलेगा। ये पूरी तरह से असंगठित किसान आंदोलन है। ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि जो पहला चरण है उसमें कोई भी किसान नेता उस तरीके से नहीं है कि वो सबको लीड कर सके, है ना। और वो बहुत सारे अनएक्सपीरियंस जो लोग हैं ना वो इकट्ठे होकर वो आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसको असंगठित किसान आंदोलन बोला जा रहा है पहले चरण में, ठीक है। तो 1897 से 1914 तक ये आंदोलन चलता है। धाकड़ किसानों द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। गिरधरपुरा में क्या होता है, एक गंगाराम चौधरी, एक गंगाराम धाकड़, है ना। तो गंगाराम धाकड़ जो है उनके वहां पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। इनमें नानजी पटेल, ठाकरी पटेल भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। साधु सीताराम जी भी वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये भी थे फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादी, प्रेमचंद भील, ये सब लोग वहां पे अवेलेबल थे। तो इन्होंने जो है मिलकर जो है इस आंदोलन को लीड करने की सोची, ठीक है। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते थे मेवाड़ राज्य के, ठीक है। तो मेवाड़ राज्य के पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास ने कहा कि अगर आपको बिजोलिया का जो सामंत है वो उतना ही परेशान कर रहा है ना, तो आप उसकी शिकायत सीधा राजा जी से क्यों नहीं कर देते। तो आप जाओ सीधा महाराणा फतेह सिंह जी हैं वो उसके पास शिकायत लेके जाओ, वो आपकी शिकायतों को सुनेगा और उनके बाद जो है वो क्या कार्रवाई करते हैं वो आप जो है उन पर अवश्य बिजोलिया सामंत पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो है नानजी और ठाकरे पटेल ने शिकायतें लेकर महाराणा फतेह सिंह जी के पास पहुंचे। जब महाराणा फतेह सिंह जी को ये बात पता चली तो उन्होंने हामिद, एक हुसैन हामिद नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये जांच अधिकारी है वहां का, ठीक है। तो वो उसके नेतृत्व में जो है जांच करने भेजा गया है बिजोलिया वाले क्षेत्र में कि आप बिजोलिया जाओ और जांच करके आओ। तो हुसैन हामिद के नेतृत्व में एक जांच अधिकारी भेजा जाता है कहां पर, अपने बिजोलिया वाले क्षेत्र में। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, है ना। तो जब हुसैन हामिद आता है और जांच करता है कि किसानों की जो जितनी भी मांगे थी या किसानों की जो शिकायत थी इसके प्रति, बिजोलिया सामंत के प्रति, तो क्या वह सही है क्या, तो बिल्कुल उसने इस चीज को सही पाया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हुसैन हामिद नामक जांच अधिकारी ने बिजोलिया के किसान नानजी ठाकरे पटेल की जो बात थी, जो शिकायतें लेके वो गए थे, उसको सही पाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सही पाया, लेकिन जब वो वापस महाराणा के पास गए, ठीक है, तो महाराणा ने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की किसी भी तरीके की। तो जब कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, तो इसका जो सामंत था बिजोलिया ठिकाने का कृष्ण सिंह, उसके हौसले और ज्यादा बढ़ गए। तो कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ते हैं, उसने क्या करा, 1903 में चौरी कर लगा दिया फिर किसानों पे, ठीक है। तो किसानों के लड़की के विवाह पर चौरी कर लगा दिया 1903 में। किसने, कृष्ण सिंह ने 5 रुपए, ठीक है। कि किसी भी किसान के घर में अगर बेटी का विवाह हो रहा है तो बेटी का विवाह हुआ तो उसको क्या देना पड़ेगा, चौरी कर देना पड़ेगा। तो चौरी कर देंगे तो किसानों ने अपनी बच्चियों का विवाह करना बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन कब तक ये चीज पार पड़ती है ना, तो विवाह ऐसे परमानेंट थोड़ी बंद कर सकते हैं। तो या तो चौरी कर दो या फिर विवाह मत करो। तो विवाह कराना बंद कर दिया किसानों ने। फिर लंबे समय तक जब संघर्ष चलेगा तो प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादी, ये लोग जो है अपने अपनी अपनी जमीनों के ऊपर जो है आंदोलन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। उसके बाद जो है उस पर जब कार्रवाई नहीं हो रही है, मेवाड़ सरकार से भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बिजोलिया का वाला ठिकानेदार तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो 1906 में एक और चीज घटना घटती है। 1906 में क्या करते हैं, जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906 में, तो उसके बाद उनका पुत्र पृथ्वी सिंह जो है सामंत बनता है यहाँ का। पृथ्वी सिंह जब सामंत बनता है तो 1906 में वो एक नया कर लेके आता है, उसको बोलते हैं अपन तलवार बंदाई कर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, तलवार बंदाई कर 1906 में लेके आएगा। कोई भी नया सामान जब बनेगा तो राजा को क्या भेजेगा, वो ये वाला टैक्स, ओके। तो ये वाला टैक्स कौन सा, तलवार बंदाई टैक्स। तो तलवार बंदाई कर जो है वो वैसे तो सामंत बेचता है राजा को, लेकिन सामंत ने क्या किया, ये जो टैक्स था वो किससे कलेक्ट किया, किसानों से कलेक्ट किया। तो किसान और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, ठीक है। एक तो इन पर बहुत 84 प्रकार के ऑलरेडी टैक्स लग रहे हैं, फिर कृष्ण सिंह ने चौरी कर और लगा दिया, फिर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई और लगा दिया,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है किसान बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और प्रेमचंद भील, फटेकरण चारण, ब्रह्मदेव दादिच, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया करा जाएगा, बहुत लंबा चलेगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये पूरी तरह से असंगठित आंदोलन है, इसलिए असफल रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला चरण जो है बिजौलिया किसान आंदोलन का वो असफल रहेगा। और जब यहाँ पे बिजौलिया ठिकाने जहां पृथ्वी सिंह जो हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इन तीनों नेताओं को जो है यहां से निष्कासित कर लेंगे। तो तीनों नेताओं को निष्कासित कर दिया जाता है ना। तो ये पहला चरण इस तरीके से एंड हो जाता है, ठीक है। जब बाद में जो है किसान तो परेशान थी, ठीक है, तो पथिक जी जो थे वो अपने राजस्थान में एंटर करते हैं, ठीक है। पथिक जी बेसिकली तो उत्तर प्रदेश के थे, गुठावली से, ठीक है, बुलंदशहर में, है ना। तो वहां से जो है वो निकलते हैं और वो जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं, फिर अपना भेष बदलते हैं। तो भूप सिंह जी जो है वो विजय सिंह पथिक बन के राजस्थान में एंट्री कर जाते हैं। तो वो एक उससे पहले की एक नई स्टोरी है उनकी, लेकिन फिर ये जो है अपने बिजोलिया वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो बिजोलिया वाले क्षेत्र में ये विद्या प्रचारणी सभा के माध्यम से पहुंचते हैं। तो विद्या प्रचारणी सभा हरिभाई किंकर द्वारा चलाया जाने वाला एक संगठन था, और उसमें जो है ये पथिक जी आके वहां पर शामिल हो जाते हैं। पथिक जी को जब ये बात पता चलती है कि बिजोलिया वाले क्षेत्र में जो है किसान जो है बहुत दुखी है, तो उनका हृदय द्रवित होकर वो वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। तो बिजोलिया क्षेत्र में पथिक जी पहुंच जाते हैं। पथिक जी पहुंच जाते हैं 1916 में अपने ये आंदोलन को लीड करने लगते हैं, ठीक है। तो 1916 से जो है पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, ठीक है। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी जाती है पथिक जी द्वारा 1917 में। भाई देखो, किसानों का आंदोलन चला रहे हैं तो एक तरीके से पंचायत होनी चाहिए, उसमें पंच बैठने चाहिए। तो किसान और उन्होंने क्या किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी, और इसी को अपन ने बोला है किसान पंचायत बोर्ड, ठीक है। कहां पर करी, तो बारिसाल वाले क्षेत्र में करी। तो बारिसाल अपने चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कब करी, हरियाली अमावस्या को करी, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न घूम फिर के पूछता है वो कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब करी गई, किस तिथि को करी गई थी, तो हरियाली अमावस्या को करी गई थी। यह भी पूछा गया कहां पे करी गई थी, तो बारिसाल चित्तौड़गढ़ में करी गई थी, है ना। इसका पहला सरपंच किसको बनाया गया था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर होगा मन्ना जी पटेल को बनाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में बार बार घूमा फिरा के यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड जिसके सरपंच किसको बना दिया जाता है, मन्ना जी पटेल को। तो पंच बैठ गई, पंचायत बन गई। अब पंचायत बनने के बाद जो है बड़े संगठनों से ये जो है मदद लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो भारतीय स्तर पर भी जाएंगे, है ना। तो भारतीय स्तर पर उस समय कांग्रेस थी, ठीक है। तो कांग्रेस के पास जाके ये मदद मांगते हैं, प्लस जितने अच्छे अच्छे संगठन बना सकते थे उन संगठनों को बनाएंगे, प्लस जितने समाचार पत्रों का प्रकाशन कर सकते थे उतने समाचार पत्रों का प्रकाशन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा चेतना बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ के और जो है चीजों को जाने, बिजोलिया के किसान आंदोलन को समझे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने 3 काम किए। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन से इसको जोड़ना चाहा, बिजोलिया किसान आंदोलन को। दूसरे काम ये किया कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संगठन बनाए किसान आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए, चाहते थे कि पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन चले, ठीक है। तो इस वजह से जो है इन्होंने एक तो संगठन बनाए, प्लस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, और बहुत सारे न्यूज़पेपर निकाले, ठीक है। तो 3 काम करेंगे अपने पथिक जी, ठीक है। तो इसीलिए जो है तिलक जो थे उन्होंने मराठा में इसकी प्रशंसा करी, ठीक है। तो जब ये आंदोलन की चर्चाएं पूरे भारत क्षेत्र में पहुंचेगी, तो मराठा जो है न्यूज़पेपर था अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। तो तिलक ने मराठा में इसकी प्रशंसा करी और महाराणा को पत्र लिखकर किसानों के प्रति जो है अपनी चिंता जाहिर करी। तो ये ध्यान रख लेना कि भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए अपना सेंटिमेंट रखता था, या फिर अपनी जो है पॉजिटिव मंशा रखता था या सकारात्मक मंशा रखता था, वो कौन थे, तिलक थे, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने जो ये किसान आंदोलन चलाया था, तो उसका प्रमुख केंद्र किसको बनाया था, तो प्रमुख केंद्र किसको बनाया था, उमा जी का खेड़ा को बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र किसको बनाया था, उमा जी का खेड़ा को बनाया था। तो ये ध्यान रख लेना भाई, तिलक अकेले ही नहीं समर्थन कर रहे हैं, एक और आदमी है गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। तो प्रताप नाम का एक न्यूज़पेपर निकालता है, कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थियों ने भी इसकी जो है प्रशंसा की, है ना, बिजोलिया आंदोलन की। तो वो भी इसके बारे में लिख रहे हैं, या इसके बारे में पूरे भारत में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं प्रताप न्यूज़पेपर के माध्यम से, कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके अलावा प्रेमचंद जो थे, ठीक है, तो बहुत फेमस उपन्यासकार है प्रेमचंद। उनका जो प्रमुख उपन्यास है रंगभूमि। तो रंगभूमि का जो मेन थीम है ना, रंगभूमि की मेन थीम क्या है, अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, बहुत बहुत स्टार मार्क लगा लेना। रंगभूमि का जो मेन थीम है, बेसिक थीम है, वो कहां से आ रही है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से आ रही है। अब क्या करते हैं ये अंग्रेज कि नारायण पटेल को ये गिरफ्तार कर लेते हैं। तो नारायण पटेल एक अपना किसान था, उसने जो है बेगार देने से मना कर दिया था। तो किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी, बेगार के खिलाफ, है ना, बेगार के खिलाफ है मांग।
भू राजस्व ले रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके खिलाफ है मांग, और 84 प्रकार के टैक्स ले रहे हैं उससे उसके खिलाफ है मांग। तो 3 मांगे इंपॉर्टेंट है किसानों की, ठीक है। तो बेगार देने के लिए क्या किया इन्होंने, मना कर दिया नारायण पटेल ने। तो जब नारायण पटेल ने मना करेंगे तो इनको जेल में डाल दिया जाता है, किसके द्वारा, सामंत द्वारा, ठीक है। तो सामंत जो है इनको जैसे जेल में डालेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर बाहर नारे लगाने लग जाते हैं, बाहर लोग बाग नारे लगाने लग जाते हैं। और ये नारा शायद आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है। तो नारा क्या लगाया जाता है, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो, ठीक है। इन्हें छोड़ दो, किनको, नारायण पटेल को छोड़ दो या फिर हमें जेल दो। तो वेरी इंपॉर्टेंट नारा है और भविष्य में शायद हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो का नारा किस आंदोलन के दौरान लगाया गया था। तो वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो फिर वर्मा जी अपना गीत पंछीड़ा गाते हैं, ठीक है। पंछीड़ा गीत किसने लिखा था, अपने माणिक्यलाल वर्मा ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है, ये भी नाम याद रखना। पंछीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन में जन जागृति के लिए गाया जाता है। इसके अलावा भंवरलाल स्वर्णकार नाम के एक और उपन्यासकार है, अपने सॉरी एक साहित्यकार है जो अपनी कविताओं के माध्यम से जागरूकता फैला रहे थे बिजोलिया क्षेत्र में। तो ये दोनों के नाम भी याद रख लेना, वर्मा जी का नाम और भंवरलाल स्वर्णकार का नाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा ऊपर माल का डंका जो है, पथिक जी फिर एक और पत्र का प्रकाशन करेंगे ऊपर माल का डंका नाम से, ठीक है। ऊपर माल अपने बिजोलिया वाले क्षेत्र को कहा जाता है ऊपर माल, ठीक है। तो ऊपर माल का डंका, ठीक है, ये एक पत्र निकाला और इसने जो है पूरे भारतीय क्षेत्र में इस पत्र को पहुंचा दिया गया। और किसानों की जो दुर्दशा थी इस क्षेत्र में, बिजोलिया वाले क्षेत्र में, वो पूरे भारत में पता लगने लग गई इस पत्र के माध्यम से, ऊपर माल के डंके के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसा अगर ये ऑप्शन में आए तो ये, और प्रताप ऑप्शन में आए ऐसा क्वेश्चन पूछ के, तो प्रताप भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर माल का डंका और प्रताप दोनों महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि पथिक जी जो है इसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए उन्होंने 2 काम किए। एक तो 1919 में अमृतसर अधिवेशन चला है, अमृतसर अधिवेशन चल रहा है 1919 में। तो 1919 में जो है ये पहुंच जाते हैं विजय सिंह पथिक, कहां पर, अपने अमृतसर अधिवेशन में। और वहां पर तिलक को कन्विंस करने के लिए कन्विंस कर चुके होते हैं ये कि आप जो है बिजोलिया का प्रस्ताव आप कांग्रेस में रखिए। तो जब बिजोलिया का प्रस्ताव मीटिंग में रखा जाता है तो किसने रखा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है। तो बिजोलिया का प्रस्ताव किसने रखा है, अपने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में ये तिलक ने रखा है। पथिक जी द्वारा तिलक को प्रोत्साहित किया गया और तिलक जी ने ये आंदोलन के लिए बिजोलिया प्रस्ताव रखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तिलक द्वारा रखा जाता है ये प्रस्ताव। इसके बाद एक आयोग बनता है। जब बिजोलिया प्रस्ताव रख गया तो महाराणा को पता लगा कि यार ये तो कांग्रेस में ये चीजें चल रही है। तो कांग्रेस में जब बिजोलिया के खिलाफ ये प्रस्ताव लगा तो महाराणा ने दिमाग लगा के एक आयोग बना दिया कि ये आयोग जो है इसकी जांच कर रहा है, ठीक है। प्रेशर भी आता है फिर ऊपर से, ठीक है, प्रेशर आता है तो आयोग, महाराणा ने आयोग बना दिया बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना। इन तीनों व्यक्तियों के नाम तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो इसमें कौन कौन थे, BBAAS, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। तो तीनों का नाम याद रख लेना। तो आयोग किसने बनाया था, अपने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है। ये तीनों के नेतृत्व में बनाया था, ठीक है। इनकी जो मांग, किसानों की जो मांगी थी वो ये थी कि आप बेगार को खत्म करो, जैसा मैंने कहा था, अनावश्यक जो लाग बाग है उसको खत्म करो, प्लस जो अपने जेल में कार्यकर्ता डाल दिए नारायण पटेल जैसे, है ना, उन कार्यकर्ताओं को आप छोड़ो, ठीक है। तो ये जो मांगे हैं ये किनकी, किसानों की। ये जो आयोग है ये मांगे पूरी करने के लिए असफल रहता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि ये मांगे पूरी नहीं की जाती है। उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय जी भी महाराणा से मिलते हैं कि आप नारायण पटेल जैसे जो किसान नेता है उनको तो आप छोड़िए, ठीक है। तो जो है मदन मोहन मालवीय जी भी ये कन्विंस करने के लिए जो है वो असफल रहते हैं, कन्विंस करने में मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। फिर इसके बाद महादेव देसाई होते हैं, वो गांधी जी के सचिव हुआ करते थे। तो महादेव देसाई कौन थे, गांधी जी के सचिव। वो पथिक जी के साथ जो है बिजोलिया का दौरा करते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में ये सारी घटनाएं इसलिए डाल रहा हूं एक एक पॉइंट लाइन में, ताकि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय नेता नहीं था, अरे भाई मदन मोहन मालवीय जी भी आ रहे हैं, महादेव देसाई भी आ रहे हैं, है ना, और अपने पथिक ये तिलक आ ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये सब लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं आंदोलन से। अब आपसे ये प्रश्न पूछ के 3 तो ये ऑप्शन दे दिए, चौथा कोई और दे दिया, सुभाष चंद्र बोस दे दिया, ठीक है, मंगल पांडे दे दिए, ठीक है। तो ये पूछ के आपसे जो है आप जो है उसको तुरंत एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है स्लाइड में कहीं ना कहीं इनका नाम देखा हुआ है। तो मेरे यहाँ पे ये फैक्ट्स डालने का केवल इतना सा सारांश है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, ये नाम आपको दिखेंगे तब आप जो है इनको टिक कर देंगे, आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राजपूताना मध्य भारत सभा, एक बहुत फेमस राजपूताना की सभा थी।
ठीक है। ये जो है राजपूताना में जो भी आंतरिक गतिविधियां होती थी उन पर जो है एक्शन लिया करती थी। तो इन्होंने जो है अपना एक्शन के तौर पे इन्होंने क्या काम किया, एक भवानी दयाल आयोग बना दिया। ठीक है भाई, बिजोलिया में सब लोग असफल हो रहे हैं, महाराणा ने कितने आयोग बना दिए, कोई आयोग जो है किसानों की मांगे पूरी करने में सक्षम नहीं। तो अपन क्या करते हैं, एक आयोग बना देते हैं, भवानी दयाल आयोग, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा भवानी दयाल आयोग जो है, जो इसको इसको लीड करने की कोशिश करता है। तो महाराणा को जो है ये बाह्य हस्तक्षेप लगता है, तो महाराणा ने मना कर दिया कि भाई आप आयोग मत बनाओ, हम बनाएंगे वापस आयोग। तो महाराणा ने एक बार फिर से आयोग बनाया। कौन सा आयोग बनाया, इस बार बेदला के ठाकुर थे राज सिंह जी, है ना। तो बेदला ठाकुर राज सिंह जी के नेतृत्व में जो है एक आयोग बनता है और उसको जो है राज सिंह बेदला आयोग कहा जाता है। तो इसमें भी 3 लोग थे, राज सिंह बेदला खुद थे, इसके अलावा रमाकांत मालवीय थे और तख्त सिंह मेहता थे। ठीक है, तो ये तीनों नाम भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कि राज सिंह बेदला आयोग को कौन लीड कर रहा है, खुद राज सिंह बेदला कर रहे हैं। उनमें कौन कौन शामिल है, रमाकांत मालवीय शामिल है और तख्त सिंह मेहता शामिल है। तो आरबी, आरएम, टीएम, ऐसे ही याद रख लेना। और इसमें जो याद रखोगे आप, ये कैसे याद रखोगे, बीबी, एए और एएस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर ये आयोग के सदस्यों के नाम अवश्य याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिर के पूछता है वो। ठीक है, तो ये आयोग भी पूरी तरह से असफल रहता है। तो लगभग महाराणा ने जितने भी आयोग बनाए सब असफल रहे, है ना, ध्यान रखना। फिर माणिक्यलाल वर्मा जो है उसको प्रतिनिधि, माणिक्यलाल जब आयोग असफल रहता है तो माणिक्यलाल वर्मा बोलते हैं कि अब तो मैं खुद जा रहा हूं महाराणा से मिलने। तो 15 लोगों को साथ लेके 15 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल का निर्माण करते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और कहां पहुंचते हैं, ये अपने महाराणा के पास पहुंचते हैं, महाराणा फतेह सिंह जी के पास। तो ये भी अपना प्रतिनिधि मंडल भी फेल होता है, ये भी महाराणा तक अपनी शिकायतें पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1920 में नागपुर अधिवेशन आता है, 1919 में अमृतसर अधिवेशन, दूसरा 1920 में नागपुर अधिवेशन। इससे पहले आप एक चीज ध्यान रख लेना, 1919 में एक और घटना हो रही है। 1919 में क्या कर रहे हैं, वर्धा में, वर्धा जो अपने गुजरात में पड़ता है, तो वर्धा में क्या कर रहे हैं अपने पथिक जी एक संगठन बना रहे हैं। ठीक है भाई, राष्ट्रीय संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं ना, तो पथिक जी संगठन बनाएंगे और उस संगठन का नाम था राजस्थान सेवा संघ। तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना, राजस्थान सेवा संघ वर्धा में जो है स्थापना करी थी अपने पथिक जी करेंगे। और ये जो संगठन है वर्धा से संचालित हो रहा था, बाद में 1920 में अजमेर में आ जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर में आ जाता है बाद में। उसी समय वर्धा में एक और चीज इन्होंने ये करी कि राजस्थान केसरी नाम का एक समाचार पत्र, जो अब देखो तिलक से इन्फ्लुएंस है, तो तिलक ने केसरी समाचार पत्र ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इन्होंने जो है राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र निकाल दिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। राजस्थान केसरी को निकालने वाला कौन था, निकालने वाले कौन थे, अपने पथिक जी। उसके बाद इन्होंने जो है इस पत्र का संपादन किसने किया था, तो संपादन करने वाले थे रामनारायण चौधरी। इस आदमी का नाम आप याद रख लेना, क्योंकि अब जो तीसरी पीढ़ी आएगी ना, तीसरा चरण आएगा ना, उसमें रामनारायण चौधरी जी ही लीड करेंगे या माणिक्यलाल वर्मा जी लीड करेंगे। तो दोनों आदमियों का नाम याद रख लेना, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, रामनारायण चौधरी जो है इसका संपादन करते हैं। फिर जमनालाल बजाज, जो इनका आर्थिक जो भी मुद्दा होता है ना, क्योंकि समाचार पत्र ऐसा तो नहीं निकलता, पैसा खर्च होता है, तो पैसा जो खर्च करेंगे वो कौन करेंगे, अपने जमनालाल बजाज करेंगे। तो इन 3 नाम याद रख लेना कि राजस्थान केसरी से संबंधित कौन कौन थे। तो राजस्थान केसरी से संबंधित पथिक जी भी हैं, इसके अलावा रामनारायण चौधरी भी हैं और अपना जमनालाल बजाज भी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 3 नाम याद रख लेना। फिर राजस्थान सेवा संघ से संबंध, राजस्थान सेवा संघ ने बाद में जो है 3 अखबार निकाले। एक ही अखबार को बार बार नाम चेंज करके निकाल देते, क्योंकि इस पर जो है बार बार कार्यवाही हो जाती थी। ठीक है, तो नवीन राजस्थान पूछ ले कोई, तरुण राजस्थान पूछ ले या यंग राजस्थान पूछ ले, ये सब राजस्थान सेवा संघ निकाल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान, ये सब किसने निकाले, राजस्थान सेवा संघ ने। तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं आगे। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। नागपुर अधिवेशन में जो है पथिक जी कन्विंस कर लेते हैं कांग्रेस को कि हम जो एक प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं, जिसमें बिजोलिया के जो किसान हैं उनकी हालात के बारे में जो है यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाएंगे, यहाँ पर लोगों को जागरूकता फैलाएंगे। तो इनको जो है परमिशन मिल जाती है और पथिक जी वहां पर प्रदर्शनी लगाने में सफल होते हैं। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में पथिक जी एक अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी को जब पता चलता है कि यार किसानों के साथ तो बहुत ही बुरा होता है, गांधी जी भी प्रदर्शनी देखते हैं, तो गांधी जी जो है इनको सलाह देते हैं पथिक जी को कि आप वहां से हिजरत कर लो। हिजरत करना एक तरीके से होता है कि आप वहां से वो स्थान छोड़ के किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाओ। ठीक है, तो ये गांधी जी की सलाह थी। तो पथिक जी ने ये मानने से इनकार कर दिया। पथिक जी बोले कि हिजरत जो है अपन नहीं कर सकते, क्योंकि अपन तो क्या है, मर्द है ना। उन्होंने ये बात बोली एग्जैक्टली कि बिजोलिया किसान हिजरत नहीं कर सकते, बिजोलिया किसान मर्द है, हिजरत जो है हिंजड़ों का काम है, ये ऐसा
पथिक जी ने बोला, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऐसा ही था लगभग पथिक जी का। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हिजरत जो है वो हिजड़ों का कृत्य है, न कि मर्दों का। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोली थी। तो ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, वैसे कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो इसलिए पूछेंगे नहीं वो। तो लेकिन आप ध्यान रख लेना, हल्का फुल्का अगर कुछ ऐसा कुछ बोल दे तो आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। फिर राजस्थान सेवा संघ बाद में जब, अब देखो 1920 में ये सब कुछ घटनाएं हो चुकी है। ठीक है, 1921 में जो है इसमें एंटर करता है एक नया संगठन जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। ये सब पथिक जी द्वारा स्थापित ही संगठन है। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ जो है इस आंदोलन को लीड करने के लिए आ जाता है 1921 में। ठीक है, तो 1921 में राजस्थान सेवा संघ जब यहाँ पे एंटर करता है तो इन्होंने जो है किसानों को सबसे पहले ये समझाया, देखो मैंने लाटा कुंता बताया शुरू में। ठीक है, अंदाजे से वसूली कर रहे हैं तो किसानों को बोल दिया गया कि आप ये कुंता करने आए ना, या लाटा या कुंता करने आए ना, तो आप इससे पहले ही फसल को काट के घर ले जाना अपने। ठीक है, तो ये बात किसने समझा दी? राजस्थान सेवा संघ वालों ने किसानों को समझा दी। ठीक है, जब किसानों को, जब वो अधिकारी आए जांच करने कि कुंता कुंता अपन को लेना है, कुंता जो लेके जाएंगे तभी तो उसको सामंत को देंगे, तो कुंता करने आए उससे पहले जो है उन्होंने फसलें काट के घर पे पहुंचा दी अपनी फसलें। ठीक है, तो जब फसलें नहीं मिली उनको तो जो है वो सामंत के पास सूचना पहुंच गई। सामंत ने महाराणा को कहलवाया, महाराणा ने सीधा ब्रिटिश सरकार को कहलवाया कि भाई किसानों ने तो इस तरीके से, किसानों ने तो अपना कर चोरी करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार को ये बात चली पता कि अब तो जो है किसान कर भी नहीं देंगे, और ब्रिटिश सरकार का पूरा, ब्रिटिश सरकार तो एक तरीके से कंपनी के मोड में काम कर रही है, तो कंपनी को जब ये पता चलेगी बात कि भाई ये तो जो है अपने को राजस्व का घाटा हो जाएगा, तो कंपनी अपना जो है आदमी भेज देती है। तो आदमी कौन था अपना कंपनी का आदमी? यहाँ पे राजस्थान में कौन बैठेगा, बैठता है कंपनी का सबसे प्रमुख आदमी, वो है एजीजी। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे उस समय? रॉबर्ट हॉलैंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। तो ब्रिटिश सरकार ने अपना आदमी भेज दिया, रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, और उस समिति में कौन कौन आदमी थे? वो समिति बातचीत करनी गई किसानों को। तो अब उस समिति के आदमी भी पूछ लेते हैं आपसे भविष्य कभी कभी एग्जाम में, है ना। प्लस वो किसान पंचायत से बात करने गई है। ठीक है, समिति। तो कौन कौन है वो समिति में आदमी? तो याद रख लेना, उनके जो एजीजी थे वो खुद थे रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव थे ओगलवी, उनके अलावा मेवाड़ के रेजिडेंट थे उस समय विल्किंसन, वो थे, और मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो प्रभाष चंद्र चटर्जी भी उसमें थे। उसके अलावा शायर हाकिम थे बिहारी लाल। तो ये भी नाम याद रख लेना, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर एक उधर की साइड, दूसरी साइड थी किसान पंचायत। किसान पंचायत में सरपंच थे मोतीचंद, है ना। अब देखो यहाँ पर जब किसान पंचायत थी, इसका पहला सरपंच तो बनाया गया अपने मन्ना जी पटेल को। यहाँ पर जो सरपंच थे उस समय मोतीचंद, तो तत्कालीन सरपंच मोतीचंद। इसके अलावा वहां के मंत्री थे नारायण पटेल। राजस्थान सेवा संघ की तरफ से रामनारायण चौधरी खुद गए, और आंदोलनकारियों की तरफ से गए हैं माणिक्यलाल वर्मा। तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना। ये दोनों किसान पंचायत ब्रिटिश सरकार के साथ बैठती है, टेबल पर बातचीत होती है, और एक समझौता निकल कर आता है। उस समझौते में क्या होता है? 35 प्रकार की जो लागें हैं वो माफ कर दी जाती है। जो जुल्मी कामदार हैं जितने भी, क्योंकि सामंत पे तो सीधा अटैक होगा नहीं, तो वहां पे जो काम करने वाले जुल्मी कामदार, तो उनको जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं, उनको उनके पद से पदच्युत कर दिया जाता है। ठीक है, तो जुल्मी कामदार को हटा दिया जाता है अपने कामों से, किसानों पर से सारे मुकदमे ले लिए जाते हैं, और इसके अलावा किसानों की जमीनें वापस दे दी जाती है। तो ये चार काम, जो चार समझौते में चार बातें निकल के आई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना, ब्रिटिश सरकार और किसान पंचायत के बीच में 1921 में एक समझौता होता है, और उस समझौते के तहत 35 प्रकार के लागे खत्म कर दी जाती है, जुल्मी कामदारों को निकाल दिया जाता है, किसानों के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, और किसानों को जमीनें वापस दे दी जाती है। तो ये सारी जो चीजें थी, यही तो बार बार ये मांग रहे थे आयोग में, लेकिन ये आयोग कभी भी पूरा नहीं कर पाया। राज सिंह बेदला में भी यही मांगे थी, है ना, बीबी बिंदुलाल भट्टाचार्य में भी यही मांगे थे। तो सारे आयोग जो है असफल रहे थे। इस बार जो है ये सारा काम किसने कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने कर दिया ये काम। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये समझौता था वो सफल रहा, बट सफल कब तक रहेगा? जब तक जो ग्राउंड में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ समय तक ही ये सफल रह पाया। उसके बाद 1923 में, 1921 में ये समझौता हो ही गया था, 1923 में जो है बिजोलिया के राव का विवाह होता है। ठीक है, तो उस समय जो तत्कालीन बिजोलिया के राव थे उनका विवाह होता है, और उसमें भर भर के बेगार करवाई जाती है। अपन तीसरा चरण कल पढ़ेंगे 1923 से कैसे शुरू होता है। ठीक है, तो भर भर बेगार करवाई जाती है, किससे? बिजोलिया के राव द्वारा करवाई जाती है, किसानों से। ठीक है, तो ये समझौते में पहली शर्त क्या थी? 35 प्रकार के लागे खत्म करो, बेगार खत्म करो। ठीक है, जब बेगार खत्म होने की जो बात थी
वो भी समझौते के अंदर शामिल थी, लेकिन जब बेकार करवा ली जाती है तो समझौता एक तरीके से टूट जाता है। इसके बाद क्या क्या कार्रवाई होती है कल अपन तीसरे चरण में देखेंगे, है ना। 1923 से 1941 तक किस प्रकार से अपना बिजोलिया किसान आंदोलन चलेगा। इसके अलावा कल बेगू किसान आंदोलन भी अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कल के लिए ये चीजें हैं। आज बिजोलिया का आधा हो चुका है अपना, लगभग कंप्लीट, आधे के लगभग 3/4 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था अपना किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। कल अपन जो है पूरा बेगू किसान आंदोलन और बिजोलिया का तीसरा चरण अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इसमें कोई परेशानी आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जो है हम प्रयास करेंगे इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, तो वो आप नीचे अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखते रहिए, जुड़ते रहिए, ठीक है। अपने आसपास के जो बच्चे हैं जो इसकी फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। धन्यवाद।